जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के 23 दिसंबर 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के हिंदी के पेपर का फुल सॉल्यूशन। चूंकि आपका री एग्ज़ाम लगा हुआ है वीडियो का, उसी सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है जिसमें एक गद्यांश दिया गया है और उससे प्रश्न आया है कि गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो शीर्षक बताने के लिए पहले हमें पूरा गद्यांश पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर है, उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। अब देखिए, ये आपका इतना गद्यांश और इसमें से पूछा है कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो जितना आप गद्यांश पढ़ा और उसमें समझ में आया कि उत्साह पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका उत्साह इसका शीर्षक होगा। जोश जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा। घमंड की कोई बात करी नहीं गई है यहाँ पर। वीरता को इतना एम्फेसाइज किया नहीं गया जितना उत्साह को किया है। तो यहाँ पर इस आपके गद्यांश का शीर्षक होगा उत्साह। आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 2, ये आपका एक गद्यांश है जिससे 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए, किसी भी गद्यांश को हल करने के लिए 2 तरीके होते हैं। या तो पहले उसका प्रश्न पढ़ लो फिर उसका उत्तर दो, या उस गद्यांश को पूरा पढ़कर आप समझ जाओ कि इसमें से कहाँ से प्रश्न आ रहा है, फिर उसका उत्तर दो। तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं गद्यांश को। ये कुंती के बारे में बताया गया है कि कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, देव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई। यमुना के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह न कोई पथ प्रदर्शक था, सिर्फ भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जावहीं की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही उसे पकड़ कर लाओ। देखिए, ये तो आपका हो गया एक पूरा पद्यांश गद्यांश जो आपने पढ़ा। अब यहाँ पर हम प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछ रहा है प्रश्न में कि कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। तो पहली लाइन पर आते हैं और देखिए, पहली लाइन है कि कुंती अपने लाडले लाल को, हृदय के टुकड़े को, प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर आई थी। तो यहाँ ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ आपका बी नदी सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। अब यहाँ पर आइए, देखिए आपका चंबल नदी में जाकर जब शिशु की पिटारी बहती जा रही थी, तीर्थराज प्रयाग में जाकर यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा कहते हैं कि जिस टोकरी में शिशु रखा था उसी को मंजूषा यहाँ पर कह रहे हैं। तो मंजूषा को लेकर काशी की ओर बहने लगी। और जो मंजूषा थी उसको न तो कोई मल्लाह ले जा रहा था, न कोई पथ प्रदर्शक ले जा रहा था, तो भाग्य उसको स्वयं ही लेकर के जा रहा था। तो यहाँ पर होगा भाग्य। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था, तो मंजूषा को भाग्य लेकर जा रहा था। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 4 में पूछा है कि राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने को जा रहे थे। तो उन्होंने दूर से इस टोकरी को देखा और
तो उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसको पकड़ कर लाओ। तो यहाँ पर मंजूषा को लाने की आज्ञा दी राजा अधिरथ ने। अगला प्रश्न है कि चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, राधा और सेवकों के साथ आए थे। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया कि जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भैया परिपत्र। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा, परिपत्र। देखिए परिपत्र क्या होता है बेसिकली कि जब भेजने वाला एक होता है और प्राप्त करने वाले कई होते हैं उसमें। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए तो उसे परिपत्र कहते हैं, और इसको गस्ती पत्र भी कहते हैं। इसको गस्ती पत्र भी कहते हैं, आप याद रखिएगा आगे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिख रहा है तो शासकीय पत्र तो नहीं होगा। शासकीय तो ये होता है जब सरकारी के लिए होता है, टिप्पणी कर नहीं रहा, कार्यालय का ज्ञापन दे नहीं रहा, तो अर्धशासकीय होगा ये पत्र। तो आपका ऑप्शन बी सही है। 8वां है, इसमें पूछ रहा है कि एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? अब आपको ध्यान होगा जब आप विद्यालय में पढ़ते थे, खास करके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, जब उन्हें छुट्टी लेनी होती थी तो एप्लीकेशन जब लिखते थे तो वो यहाँ पर लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो यहाँ पर 8वें का सी सही होगा। जब स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन करते हैं तो वहाँ पर अपना आज्ञाकारी शिष्य लिखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। 9वां प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? तो यहाँ पर जब संक्षेपण लिखना चाहिए तो वो 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। संक्षेपण को लिखने के लिए मूल पाठ के 1/3 1/3 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए हिंदी में पूछा है, इसमें 10वां प्रश्न में पूछा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो भैया हिंदी वर्णमाला में ध्वनियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। एक तो होते हैं आपके स्वर और दूसरे होते हैं आपके व्यंजन। तो ये हुआ आपका हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, स्वर एवं व्यंजन। 11वां प्रश्न जिसमें पूछा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो भैया मात्रा के आधार पर जो है स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। अब ये भी आप याद कर लीजिए कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो भैया आप ह्रस्व स्वर होता है आपका ई, अ, ई, उ, री। इनको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा है आपके दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में आता है आ, ई, उ और ए, बड़ी ए, ओ, बड़ा ओ, और इसके साथ ही आता है आपका आगत स्वर। तो इसको नोट कर लीजिएगा, अगर राइटिंग समझ में कम आ रहा हो तो मैं बोल के बता देता हूं कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं 2 प्रकार के। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है आपके अ, ई, उ, री, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर है आपका आ, ई, उ, ए, ओ और आ, आगत स्वर। तो यहां आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब देखिए इसमें पूछा है जिह्वा, आई थिंक हाँ, जिह्वा के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? पहले तो पूछा था कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और अब पूछ रहा है जीवा के आधार पर। जीवा को समझिए, जीभ से जब बोलते हैं तो कुछ स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, कुछ स्वर जीभ के बीच के हिस्से से, कुछ जीभ के पिछले हिस्से से। तो इस तरीके से पूछा गया कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया जीवा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें सबसे पहला आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर, अग्रस्वर यानी कि जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। एक मिनट, जीभ के अगले हिस्से से कौन से बोले जाते हैं? ई। आप बोलिए, देखिए नोटिस करिए, आप बोलेंगे तो आपकी जीभ का अगला हिस्सा से बोले जा रहे हैं ई, ए और ए। इसके बाद आता है आपका मध्य स्वर, जो जीभ के बीच के हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य स्वर है आपका एक, जो है आ। इसके बाद है पश्च स्वर। पश्च स्वर है आपका आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और बड़ा ओ। तो ये हैं आपके, इन्हें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये प्रीवियस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में ये प्रश्न आए हैं, तो ये संभावना है कि कहीं ना कहीं ये आगे भी आ जाएंगे। तो जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर में होता है ई, ए। मध्य स्वर होता है, फिर उसका मध्य स्वर में आता है आ, और पश्च स्वर होता है, पश्च स्वर में आ, ऊ, ओ। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानने की एक ट्रिक होती है। अच्छा और अच्छी, मेरा, मेरा और मेरी। अब यहां पर हमें पूछ रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग हमें पता करना है। तो दया, देखिए दया अच्छी है, तो दया अच्छी है तो भैया स्त्रीलिंग हो गई है। माया अच्छी है तो स्त्रीलिंग हो गई। भाषा अच्छी है, स्त्रीलिंग होगी। आभार अच्छा है, मुझ पर आभार करो। अच्छा अच्छी लगा करके देख लीजिए, जिसमें फिट बैठे। अच्छा में फिट बैठ रहा है तो पुल्लिंग है, अच्छी में फिट बैठ रहा है तो स्त्रीलिंग है। अगर कुछ जगह अच्छा अच्छी नहीं अप्लाई होता तो वहां मेरा मेरी कर लीजिए। जैसे मेरी दया स्त्रीलिंग, मेरी माया, मेरी भाषा स्त्रीलिंग, और मेरी आभार कभी नहीं सुना होगा, मेरा आभार, मुझ पर आभार। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग, यहाँ पुल्लिंग है आपका आभार और बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो 13वें का ऑप्शन डी सही हो गया। इसके बाद आते हैं 14वें में पूछा है कि कौन सा पुल्लिंग है। तो भैया मेरी आशा स्त्रीलिंग है, नहीं होगा। मेरा कष्ट, मेरी कष्ट कभी नहीं सुना, तो यहाँ पर कष्ट आपका पुल्लिंग है। मेरी क्षमा या अच्छी क्षमा, मेरी सेना, तो ये आपके स्त्रीलिंग है, बाकी कष्ट आपका पुल्लिंग है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा 14वें का। 15वें में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मेरा विवाद, मेरा विवाद पुल्लिंग है। मेरा सार या अच्छा सार पुल्लिंग है। मेरा रूप पुल्लिंग है। मेरी आय, डी आपका स्त्रीलिंग है। 15वें का डी बिल्कुल सही है। फिर यहां पर पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मेरा ग्रह पुल्लिंग है। मेरा चंदन पुल्लिंग है। मेरा पत्ता पुल्लिंग है। मेरी सभा, मेरी सभा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। बस आप ये ध्यान रखिए, जब बताइए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से 4 प्रश्न यहां पर आ गए, यानी कि एक प्रश्न के 2 अंक आएंगे, यानी कि 4 दूनी 8, 8 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग से। और कुछ भी नहीं है, इतना आसान सब्जेक्ट है, इतना आसान टॉपिक है, जिसमें मेरा मेरी अच्छा अच्छी लगा करके आप आसानी से बिल्कुल नंबर ला सकते हैं। तो इस स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले को आप अधिक से अधिक करके जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है इसमें संधि कितने प्रकार की होती है। तो देखिए संधि 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मैं लिख देता हूं कि 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2
व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। तो संधि भैया 3 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो भैया सदानंद का संधि विच्छेद होगा सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सदानंद। 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में दीर्घ संधि। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें स्वर संधि के 5 जो भाग होते हैं मैंने उसको कराया था, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, वो 5 मैंने संधि आपको कराई थी। तो ये यहां पर होगा आपका पुस्तकालय में दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं। यहां पर पूछा है अभि प्लस उदय की संधि कौन सी है? अभि प्लस उदय का संधि होगा आपका अभ्युदय। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, यथासंभव में कौन सा समास है? किसी दिन समास वाला चैप्टर ले लेंगे, पूरा करा देंगे। यथासंभव में आपका समास है अव्ययीभाव। इसकी थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूं। यथासंभव यानी कि जितना संभव हो, अव्ययीभाव समास है। इस समास का प्रथम पद प्रधान है तथा अव्यय है। यह अव्यय तथा संज्ञा के योग से बनता है तथा क्रिया विशेषण के रूप में कार्य करता है। तो यहां यथासंभव में आपका अव्ययीभाव समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में समास है आपका कर्मधारय। परम ईश्वर, परमेश्वर यानी कि परम है जो ईश्वर। इस समास में उत्तर पद प्रधान है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण, विशेष्य का संबंध है। 23वां, इसमें पूछा अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, तो यहां पर ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ऐसे समझिए उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। यहां पर जो अभी है ये ऑप्शन गलत है। यहां पर अभी नहीं होना चाहिए था, यहां पर होना चाहिए अधि। तो यहां ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, अधि। ऑप्शन ए ठीक है। यहां पर अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में उपसर्ग है अधि। 24वां, इसमें पूछा संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? तो संग्राम में आपका ऑप्शन बी सम आपका उपसर्ग है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में आपका ई प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत् और सम और तद्भव, इनको तो आप जानते होंगे। बेसिकली तत्सम का मतलब ये होता है तत् प्लस सम, यानी कि जैसे के तैसे। वे शब्द जो संस्कृत में जिस तरीके से प्रयोग होते हैं उसी तरीके से हिंदी में प्रयोग होते हैं, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों का थोड़ा सा रूपांतरण करके हिंदी में लाए गए हैं, तो वो तत्सम होते हैं, वो तद्भव होते हैं। तो यहां पर आपका प्रिय जो है वो तत्सम है। ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी पिया, मोर, चार ये हिंदी के शब्द हैं, तो ये तद्भव शब्द हैं। अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहां पर आप देखिए आपका इसमें तत्सम नहीं है चार। बाकी वचन संस्कृत में भी इसी तरीके से प्रयोग होता है और यहाँ पे भी हो रहा है, श्लाका और तिक्त। देखिए तत्सम और तद्भव को अगर आप वैसे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा कम भी पढ़ा है तो इसको ऐसे समझिए जिस शब्द का रूप संस्कृत जैसा दिख रहा हो वो तत्सम होता है और जिसका हिंदी जैसा रूप हो वो तद्भव होता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिए, इससे आसानी मिलेगी आपको। चार आप बिल्कुल देख रहे हो, रोजाना हम प्रयोग करते हैं 4 5, ये तो शब्द बहुत सामान्य है ना। और यहाँ पर श्लाका, तिक्त, वचन बिल्कुल संस्कृत जैसे शब्द लग रहे हैं, तो बहुत आसानी होगी हमें पहचानने में तत्सम तद्भव को। तत्सम यानी कि वे बिल्कुल संस्कृत जैसे दिखते हैं, तद्भव यानी कि हिंदी वाला प्रयोग उनका। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 29 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशज शब्द है? मैंने आपको बताया था विदेशज शब्द बेसिकली वे शब्द हैं जैसे भारत देश पर इतने आक्रांता आए, पहले मुगल आए, उससे पहले मुगल, अंग्रेज, जाने कितने लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर राज किया। तो जब कोई भी विदेशी आता है तो वो अपनी संस्कृति और अपनी भाषा लेकर के आता है और यहाँ पर रहता है तो कुछ न कुछ छोड़ करके जाता है। तो उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी
ये सब भाषाएं भारत देश में चली तो उनके कुछ न कुछ शब्द देश में रह गए और वो आज हम हिंदी के साथ में उनको बोलते हैं। तो उसी में से आपको पूछा गया है कि वही जो शब्द आजकल चल रहे हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो यहाँ पर देखिए जो रिक्शा आपका शब्द है ये विदेशज शब्द है, ये जापानी भाषा का शब्द है, लेकिन जो जूता, तेंदुआ और नव ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही होगा, रिक्शा विदेशज शब्द है। अब पूछ रहा है गाय में कौन सी संज्ञा है। तो भैया गाय में जातिवाचक संज्ञा है। अब पूछोगे कैसे। गाय अपनी पूरी जाति का भेद कराती है, यानी कि गाय आप कहोगे तो गाय यानी कि दुनिया की सभी गायें। अगर यहाँ पर किसी गाय का कोई नाम हो और उस नाम के साथ लें तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पर गाय जो शब्द है वो जातिवाचक शब्द, जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, बकरी, आदमी, महिलाएं, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 31 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा भाववाचक है। तो देखिए भाववाचक बेसिकली ये है कि किसी चीज़ का भाव बोध कराए। यहाँ पे दिल्ली अगर देखो तो दिल्ली स्थान का बोध करा रही है। लड़का एक जाति का बोध करा रहा है, यानी कि लड़कों की पूरी जाति। मोहन एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति का बोध करा रहा है व्यक्तिवाचक का। लेकिन बीमारी एक भाव है, तो बीमारी में भाववाचक संज्ञा होगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है 32वें में कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। तो भैया हिंदी में सर्वनाम होते हैं आपके 11। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हिंदी के 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। अब ये पूछ रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो भैया सर्वनाम के भेद होते हैं 6। लिख देता हूं मैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ आ रहा पेन टैप पे, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, और प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय में कौन सा सर्वनाम है। तो भैया पर्वतीय यानी कि पर्वतीय में आप देखिए संख्या, तो कुछ संख्या जैसा काउंट हो नहीं रहा, परिणाम किसी चीज का आ नहीं रहा, सार्वनामिक कुछ ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर गुणवाचक है। मतलब पर्वतीय में कौन सा विशेषण है। तो पर्वतीय में गुणवाचक विशेषण है, मतलब पर्वत होने का वो गुण दिखा रहा है, पर्वत होने का गुण दिखा रहा है। तो 34 का ऑप्शन ए सही होगा। अब यहाँ पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए आगरा विशेषण हो नहीं सकता, आगरा एक जगह का नाम है, कुछ हो है नहीं, लिखना एक क्रिया है। तो यहाँ पर विशेषण है चमकीला, यानी कि वो कपड़े बहुत चमकीले पहन रहा है, उसका घर बहुत चमकीला है, तो चमकीला विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर विशेषण होगा। तो 35 का ऑप्शन बी सही है। 36 में पूछा है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो भैया उनको कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित होती है, जैसे चार, सुंदर, प्यारा, पुराना, नया आदि। तो यहाँ 36 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राम सो रहा है, तो इसमें कौन सी क्रिया है। तो इसमें अकर्मक क्रिया है। देखिए राम सो रहा है, इसमें वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की बेसिकली परिभाषा ये होती है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है, और इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है।
तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 38 में पूछ रहा है वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण है आपका बाद में आना, तो यहाँ बाद आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, तो इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए, तो संबंध है आपका आगे बढ़ना। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से और बढ़ी, यानी कि सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। 40वें में पूछ रहा है वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक क्या है? समुच्चय बोधक भैया आपका और है, ये इसको जोड़ भी रहा है और समुच्चय भी बना रहा है, तो यहाँ पर आपका और बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 41 में पूछ रहा है हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक, विस्मय बोधक तो आप समझ रहे होंगे विस्मय का बोध कराना, हाय हाय यहाँ पर क्या है? विस्मय का बोध करा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए वाक्य में विस्मय बोधक शब्द हाय है, और जो अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मनोभावों को सूचित कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? तो भैया अनीक का पर्यायवाची है यहां पर सेना। आगे बढ़ते हैं, यहां पूछ रहा है कपड़े का पर्यायवाची क्या है? तो कपड़े का पर्यायवाची वसन है। आकाश का ब्लूम, आकाश का ब्लूम होता है पाताल। पृथ्वी का ब्लोम शब्द पूछ रहा है भैया, तो यहाँ पृथ्वी का ब्लोम आकाश होता है। आकाश पाताल, आकाश पृथ्वी, आकाश पाताल, आकाश पृथ्वी, ये दोनों, पृथ्वी का ब्लोम भी आकाश है और पाताल का ब्लोम भी आकाश है। 46वां देखते हैं, 46वें में पूछ रहा है कि अभय उभय शब्द का सही युग्म बताइए। देखिए भैया अभय होता है निर्भय, निर्भय का पर्यायवाची, और उभय होता है दोनों, आपने तो सुना होगा उभय लिंगी, उभयचर, यानी कि जो दोनों जगह चल सके, दोनों, तो यहाँ पर उभय का मतलब होता है बेसिकली दोनों, और अभय का होता है निर्भय, जो किसी से डरता ना, तो वो हो गया अभय। तो यहाँ ऑप्शन 46 का ए बिल्कुल सही है। 47 में पूछा है कि अली और अली शब्द का सही, बेसिकली ये पूछ रहा है कि इनका अर्थ क्या है। तो देखिए अली जो होता है, अली माने होता है भौरा, और जो अली होती है वो होती है सखी, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। 48वां उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। देखिए मैंने अभी पहले कुछ बताया था आपको, उपसर्ग उसे कहते हैं जो शब्द के आगे जुड़े, और प्रत्यय उसको कहते हैं जो शब्द के पीछे जुड़े, तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो उपसर्ग उसको कहते हैं जो शब्द के आगे जुड़ता है। 49 इसमें पूछ रहा है कि इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 46। देखिए 46 होता ना, एक मिनट, 46 होता ना, यू गलत है, ये 46 भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 49 का 46 होगा, 46। थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा इन शब्दों को, क्योंकि शब्द शुद्धि से कभी कभी 3-4 प्रश्न आ जाते हैं और यही आपकी मेरिट को डाउन और बढ़ा सकते हैं, तो सही से पढ़िए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन कौन सा होगा? उज्ज्वलन, आदा जा व और लन, तो ये आपका 50 पे का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।